हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की वीडियो कक्षा 10वीं के लिए है। आज हम करेंगे कृतिका, जो कि आपकी पूरक पुस्तिका है, उसका अभ्यास पत्र। आपकी जो कृतिका पुस्तक है वो कुल 7 अंक की आएगी, जिसमें से आपके 3 अंक के 2 प्रश्न दिए जाएंगे। 2 में से कोई भी एक आप प्रश्न आपको करना है और 2-2 अंक के 2 प्रश्न दिए जाएंगे। तो कुल आपकी कृतिका 7 अंक की हुई। यहाँ पर देखिएगा क्रमानुसार 3 अध्याय दिए गए हैं। माता का अंचल, साना साना हाथ जोड़ी और मैं क्यों लिखता हूँ। इन तीनों पाठों में से मुझे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर लगे उन्हें यहाँ पर हम दोहराने का प्रयास करेंगे। पहला पाठ देखिए, माता का अंचल, जिसे लिखा है शिव पूजन सहाय ने। पहला प्रश्न, माता का अंचल पाठ में लेखक का नाम तारकेश्वर नाथ से भोलानाथ कैसे पड़ा। बचपन में लेखक का नाम तारकेश्वर नाथ था। उसके सिर पर लंबी लंबी जटाएं थी। जब वह अपने पिता को पूजा करते देखता तो अपने पिताजी को हट करता कि मुझे भी तिलक लगाओ, मुझे भी माथे पर ऐसा ही तिलक लगवाना है। उसके पिताजी उसके चौड़े माथे पर भभूत से त्रिपुंड, त्रिपुंड क्या होता है, 3 आड़ी रेखाएं, तिरछी रेखाएं लगा देते। इस रूप में वह बिल्कुल बम भोला दिखाई देता। इस तरह से उसका नाम तारकेश्वर नाथ से भोलानाथ पड़ गया। दूसरा प्रश्न, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर मां की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है। अथवा में भी ये प्रश्न आ सकता है कि भोलानाथ संकट के समय अपने पिता के पास न जाकर माता के पास क्यों जाता है। माता का अंचल पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। लेखक का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था। वो जितने भी कार्य करता था, चाहे वो पूजा करना हो, खेलना हो, नदी किनारे जाना हो, वो हमेशा अपने पिता के साथ रहता था। उसका अपने पिता से अधिक जुड़ाव था। लेकिन जब उस पर विपदा आती है तो वो पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। इसके निम्नलिखित वजह हो सकती हैं। बच्चा किसी भी परेशानी में अपनी माँ के साथ रहकर सुरक्षित महसूस करता है। माँ के आंचल में उसे दुखों का पता नहीं चलता। वह भावनात्मक रूप से माँ से अधिक जुड़ाव महसूस करता है, क्योंकि माँ बच्चे की भावनाओं को अच्छी प्रकार से समझती है। जैसा कि पाठ में भी कहा गया है कि मर्दुए क्या जाने कि बच्चे का पेट कैसे भरा जाता है, और माँ विभिन्न पक्षियों को उड़ाने के माध्यम से या उसको ऐसे दिलासा देकर उसे उसका पेट भरने का प्रयास करती है। माँ जैसी कोमलता, आत्मीयता, ममत्व की भावना माँ से ही प्राप्त होती है। माँ से बच्चे का ममत्व का रिश्ता होता है। वह चाहे अपने पिता से कितना ही प्रेम क्यों न करता हो, पिता अपने बच्चे से कितना ही क्यों न प्रेम देता हो, पर जो आत्मीयता, सुख बच्चे को माँ की छाया में प्राप्त होती है वो पिता से प्राप्त नहीं होती। चाहे बेशक से बच्चा पिता से कितना प्रेम करता हो या पिता बच्चे से कितना प्रेम करते हो, लेकिन फिर भी अंत में उसे जो ममत्व, जो सुरक्षा का एहसास होता है वो माँ के आंचल में ही मिलता है। तीसरा प्रश्न, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक दीजिए। किसी भी उपन्यास या कहानी का शीर्षक किसी घटना, पात्र, देश, काल या वातावरण पर आधारित होता है। माता का अंचल शीर्षक भी उपन्यास की घटना पर आधारित है। इस कहानी में माँ के आंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया गया है। बालक भोलानाथ है, उसका जुड़ाव किसके साथ दिखाया है, पिता के साथ। लेकिन जब खेलते खेलते वो सांप को देखकर डर जाते हैं तो वो भागते भागते कहाँ छिपता है, गिरते पड़ते हुए वो माँ के आंचल में ही जाकर सुरक्षा का अनुभव करता है। भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, लेकिन विपत्ति के समय शांति और प्रेम की छाया उसे कहाँ मिली, माता की गोद में, जो कि शायद उसे पिता के से प्राप्त नहीं हो पाती। लेखक ने इसीलिए पिता पुत्र के प्रेम को दर्शाते हुए भी कहानी का शीर्षक जो है माता का आंचल रखा है, जो कि सही है। अब यहाँ पर आप अपने अनुसार कोई भी शीर्षक दे सकते हैं, जो भी शीर्षक आपको अच्छा लगे, जैसे माँ की ममता, वात्सल्य, प्रेम, मेरा बचपन, कोई भी शीर्षक, या इसके अलावा भी जो भी आपके मस्तिष्क में जो भी विचार आ रहा है, जो भी शीर्षक आप सुझाना चाहते हैं उसे आप लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। भोलानाथ की माँ जब तेल डालकर उसकी मालिश करती है, चोटी गूंथती है, तो वो रोने लगता है, सिसकने लगता है। लेकिन जब अपने साथियों को देखता है तो सिसकना भूल जाता है, क्योंकि बच्चों का स्वभाव ही है कि अपने साथी हम उम्र बच्चों को देखकर वो रोना सिसकना भूल जाता है। और दूसरी तरफ उसे
यूं भी लगता है कि अगर वो अपने दोस्तों के सामने रोएगा तो उसके दोस्त उसकी हंसी उड़ाएंगे और उसे खेलने के लिए साथ लेकर नहीं जाएंगे। तो अपने मित्रों के साथ खेलने में भोलानाथ को बहुत आनंद आता था। उनके साथ उछल कूद करता था, अपने मित्रों के साथ तरह तरह की शरारतें भी करता था। अपने साथियों की मस्ती को देखकर उसी में मग्न हो जाता है और सिसकना भूल जाता है। प्रश्न संख्या 5, भोलानाथ का चारित्रिक वैशिष्ट्य स्पष्ट कीजिए। भोलानाथ के चरित्र की विशेषताएं बताइए। भोलानाथ के चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित है। भोलानाथ अत्यंत चंचल बालक है। उसे अपने माता पिता से अत्यधिक प्रेम है और उसके माता पिता भी उससे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। उसे लोक संस्कृति, लोक खेल और अपने मित्रों से अत्यधिक लगाव है। वह अपने मित्रों के साथ तरह तरह की शरारतें करता है। भोलानाथ मनमोजी स्वभाव का लड़का है। प्रश्न संख्या 6, माता का अंचल पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। माता का अंचल पाठ में बचपन की बहुत मनोरम और सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। लेखक ने बताया है कि किस प्रकार बचपन में उसे अपने पिता और माता का अपार स्नेह मिला। पिता आरंभ में उसके साथ एक मित्र की भांति रहे। माँ ने किस प्रकार से उस पर असीम ममता लुटाई। उसने बचपन के संगी साथियों के साथ मनचाही शरारतें की, अटखेलियाँ की, मनोविनोद किया और कैसे मस्ती में होकर वे खेले कूदे और भरपूर उन्होंने बचपन को जिया। दूसरे पाठ के प्रश्नोत्तर देखिए। साना साना हाथ जोड़ी, जिसे लिखा है मधु काकरिया जी ने। पहला प्रश्न, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को सम्मोहित कर रहा था। उस जादुई सौंदर्य के कारण लेखिका को सब कुछ ठहरा हुआ तथा अर्थहीन लग रहा था। वह इंद्रियों से परे चली गई और उसे अपने अंदर बाहर केवल शून्य प्रतीत हो रहा था। दूसरा प्रश्न, जो कि बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बार परीक्षा में भी आ चुका है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया। गंतोक एक पर्वतीय स्थल है, इसलिए यहाँ का जीवन बहुत कठिन है। यहाँ के लिए अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं। स्त्रियाँ क्या करती हैं, काम भी करती हैं और साथ साथ अपने बच्चों का भी ध्यान रखती हैं। अपनी पीठ पर वो एक टोकरी बांध लेती हैं, उस टोकरी में बच्चे को बैठाती हैं, साथ साथ बच्चे का ध्यान भी रखती हैं और इसके साथ साथ काम भी करती हैं। स्कूल जाने वाले विद्यार्थी स्कूल से आने के बाद अपने माता पिता के कामों में हाथ बटाते हैं। मतलब बच्चे स्कूल भी जाते हैं, पढ़ते भी हैं और साथ साथ घरेलू कामों में हाथ भी बटाते हैं। इसीलिए गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया। प्रश्न संख्या 3, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये अपने आप नष्ट हो जाती हैं। और रंगीन कब फहराई जाती हैं, जब कोई भी नए काम की शुरुआत होती है, कोई भी नया काम शुरू किया जाता है, तब रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं और ये भी संख्या में 108 होती हैं। इन्हें भी उतारा नहीं जाता, ये भी अपने आप नष्ट हो जाती हैं। ध्यान रखना बच्चों, श्वेत पताकाएं किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर फहराई जाती हैं और रंगीन पताकाएं किसी भी शुभ काम की शुरुआत में, और दोनों ही संख्या में 108 होती हैं। चौथा प्रश्न, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र के बारे में जितेन ने लेखिका को बताया कि यह धर्म चक्र है, यह प्रेयर व्हील है और इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। मतलब आप कितने भी बुरे कर्म करो, कितने भी पाप करो, आकर इस प्रेयर व्हील को घुमा लो, उससे आपके सारे पाप धुल जाएंगे। यह सुनकर लेखिका को ध्यान आया कि पूरे भारत के लोगों की आत्मा एक ही है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में भी लोग यही समझते हैं कि गंगा स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। पाप करो, गंगा में डुबकी लगाओ और सारे पाप धुल गए। भले ही आज विज्ञान ने कितनी ही प्रगति कर ली हो, परंतु भारत में लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास तथा पाप पुण्य की अवधारणाएं एक जैसी हैं। प्रश्न संख्या 5, इस यात्रा वृतांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। इस यात्रा वृतांत में लेखिका ने हिमालय के अनेक रूपों का वर्णन किया है। कहीं हिमालय की गहनतम घाटियां हैं तो कहीं फूलों से लदी वादियां। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं हिमालय का विस्तृत रूप सामने आता है। कहीं हरा भरा मैदान दिखाई देता है तो कहीं बर्फ से ढकी चोटियां।
ऊंचाई से गिरते झरने, नीचे तेज गति से बहती तीस्ता नदी का पानी, ऊपर आकाश में मंडराते काले काले बादल और रात में आकाश में झिलमिलाते तारे अद्भुत सौंदर्य बिखेरते हैं। प्रश्न संख्या 6, प्राकृतिक सौंदर्य के साथ अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए? इसके जवाब में आप क्या लिखेंगे? जब लेखिका ने सड़क बनाने के लिए पत्थर तोड़ती सुंदर पहाड़िन औरतों को देखा तो उस दृश्य ने उसे झकझोर दिया। क्यों? क्योंकि उनके शरीर कोमल थे किंतु हाथों में कुदाल और हथौड़े थे। उनकी हाथों में ठांठे अर्थात गांठें पड़ी हुई थी, पांव फूले हुए थे। कई औरतों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे थे। मातृत्व और श्रम साधना एक साथ चल रही थी। मतलब वो अपने बच्चे का ध्यान भी रख रही थी, साथ साथ काम भी कर रही थी। एक तरफ तो लेखिका को प्राकृतिक और अलौकिक सौंदर्य दिखाई दे रहा था, वो अलौकिक आनंद में डूबी हुई थी, और दूसरी तरफ जब लेखिका ने ये वाला दृश्य देखा, इन पहाड़िन औरतों वाला दृश्य देखा कि कैसे वो अपने बच्चे का ध्यान भी रख रही हैं और हाथों में उनके कुदाल भी है, मेहनत भी कर रही हैं, तो ये दृश्य लेखिका के हृदय को झकझोर गए। 7वां प्रश्न, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक लौटा देती हैं? इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। यह कथन लेखिका ने उन पहाड़िन औरतों के बारे में कहा है जो पीठ पर बंधी टोकरी में अपने बच्चे को संभाले हुए कठोर परिश्रम करती हैं। ये औरतें खुद सुख सुविधाओं से वंचित रहकर हमारे लिए सुख के साधन जुटाती हैं। ये बहुत कम मजदूरी लेकर बहुत अधिक काम करती हैं। इस प्रकार यह आम जनता देश की आर्थिक प्रगति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रश्न संख्या 8, कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। मतलब कि जो कटाव नाम का स्थान है वहां पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है, उसके लिए अच्छा है। क्यों? कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता असीम है। यहाँ किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि अगर दुकानें होती तो वहाँ पर सामान बिकता, लोग वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें खरीदते, वहाँ पर कचरा फैलाते, कूड़ा गंदगी इकट्ठा होता, लोगों की भीड़ बढ़ जाती वहाँ पर, जिससे विभिन्न प्रकार के प्रदूषण फैलते और वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो जाता। इसीलिए ऐसा कहा है, कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। प्रश्न संख्या 9, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? या इस प्रकार भी हो सकता है कि जल संचय किस प्रकार होता है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। प्रकृति की जल संचय की व्यवस्था बहुत विचित्र है। सर्दियों में जल बर्फ के रूप में हिम शिखरों पर जमा होता है तथा गर्मियों में जब लोग पानी के लिए त्राही त्राही करते हैं, लोग पानी के लिए विकल होते हैं, तब यह बर्फ पिघलकर जलधारा बनकर लोगों की प्यास बुझाती है, जिससे हम अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। प्रकृति की कैसी विचित्र व्यवस्था है जल संचय की। बिना किसी पात्र के इतनी अधिक मात्रा में जल संचय किया जाता है। सर्दियों में बर्फ के रूप में हिम शिखरों पर जमा होता है। अब जब गर्मियां आती हैं, जब लोग पानी के लिए बेचैन होते हैं, तभी यही बर्फ पिघलकर जलधारा बनकर बहने लगती है और हमारी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करती है। तीसरा अध्याय, मैं क्यों लिखता हूँ, जिसे लिखा है अज्ञेय जी ने। पहला प्रश्न, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है। क्यों? लेखक का विचार है कि प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति किसी के लेखन में कहीं अधिक सहायक होती है। अनुभव लेखक के अंदर की विवशता और आकुलता को बाहर निकालने में उतना सक्षम नहीं होता जितनी अनुभूति होती है। लेखन के लिए आंतरिक अनुभूति, संवेदना तथा कल्पना का होना अनिवार्य है, न कि सिर्फ अनुभव का। सच्चा लेखन भीतरी विवशता से पैदा होता है। जब तक रचनाकार का हृदय किसी अनुभव के कारण पूरी तरह संवेदित नहीं होता, तब तक वो कुछ नहीं लिख पाता। इसलिए प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है। जैसा लेखक ने यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया है, जब वे हिरोशिमा में गए थे, वहां पर लोगों को भी देखा, लेकिन वहां पर उस समय पर वो कविता नहीं लिख पाए क्योंकि अनुभूति की कसर थी, अनुभूति नहीं हुई थी। वहां पर जाकर उन्होंने सिर्फ अनुभव किया था। अनुभूति कब हुई? भारत में लौटकर, और एक दिन रेलगाड़ी में बैठे बैठे उन चीज़ों को उन्होंने पूरी तरह से
महसूस किया, वो संवेदना उनके हृदय में प्रकट हुई, तभी वो कविता लिख पाए। दूसरा प्रश्न, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? मतलब लेखक ने कब ऐसा महसूस किया कि हिरोशिमा पर जो अणु बम गिराया गया था वो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। जापान के दौरान लेखक ने हिरोशिमा के अस्पताल जाकर अणु बम के विस्फोट से आहत लोगों को देखा और उनकी त्रासदी का अनुभव किया। फिर भी वो लिख नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उस विस्फोट का भोक्ता नहीं बन पाए थे। एक दिन क्या हुआ कि जापान के हिरोशिमा नगर की सड़क पर वे घूम रहे थे। अचानक से उनकी नज़र एक पत्थर पर पड़ी। उस पत्थर पर क्या देखा उन्होंने कि एक मानव की छाया छपी हुई है। लेखक ने तभी इस चीज़ को महसूस किया कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। लेखक को लगा कि जब परमाणु विस्फोट हुआ होगा उस समय पर कोई व्यक्ति इस पत्थर के पास खड़ा होगा। रेडियोधर्मी किरणों के कारण वो व्यक्ति भाप बनकर उड़ गया, लेकिन उसकी छाप पत्थर पर छपी रह गई। उसे देखकर लेखक के मन में पीड़ा से भरी अनुभूति जाग गई। उनके मन में विस्फोट का प्रत्यक्ष दृश्य साकार हो उठा। ऐसा लगा जैसे उन्होंने स्वयं उस घटना को अपने सामने होते देखा है और उस समय वे स्वयं को विस्फोट का भोक्ता महसूस कर रहे थे। प्रश्न संख्या 3, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। लेखक तो सबसे पहले यह जानने के लिए लिखते हैं कि वो क्यों लिखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक स्वयं ही नहीं जानते कि वो क्यों लिखते हैं। सबसे पहले तो वो यह जानने के लिए लिखते हैं कि वो क्यों लिखते हैं, और लिखे बिना इसका उत्तर नहीं मिल सकता। लेखक लिखकर ही अपनी आंतरिक विवशता को स्वयं पहचानते हैं और दूसरों को दिखाते हैं। अपनी भीतरी विवशता से मुक्ति पाने के लिए ही लेखक लिखते हैं और जब तक नहीं लिख लेते तब तक इस विवशता से वो मुक्त नहीं हो सकते। प्रश्न संख्या 4, क्या बाह्य दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं? कैसे? बाहरी दबाव सभी प्रकार के कलाकारों को प्रभावित करते हैं, जैसे गायक, नर्तक, अभिनेता, कलाकार आदि जो होते हैं वो दर्शकों, श्रोताओं और आयोजकों की मांग पर कला प्रदर्शन करते हैं। आर्थिक लाभ की प्राप्ति भी सबसे बड़ा आकर्षण हो सकता है। अधिकांश कलाकार, फिल्म निर्माता, निर्देशक आदि के आग्रह पर वृद्धावस्था में भी अभिनय करते हैं और लता मंगेशकर जैसी महान गायिका ने भी श्रोताओं के आग्रह पे भी बहुत लंबे समय तक गाया। प्रश्न संख्या 5, हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है, यह आप कैसे कह सकते हैं? हिरोशिमा केवल कवि के आंतरिक दबाव का ही परिणाम है। इसके लिए न तो किसी संपादक या प्रकाशक ने आग्रह किया, न ही कवि की कोई आर्थिक मजबूरी थी। कवि ने केवल मन की अनुभूति से प्रेरित होकर ही इस कविता की रचना की। जब कवि ने अणु बम के विनाश के कारण जब पत्थर पर मानव की आकृति को देखा तो उनके मन में अनुभूति जग गई और इसी दबाव के परिणाम स्वरूप लेखक ने यह कविता लिखी। प्रश्न संख्या 6, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह से हो रहा है? अथवा में प्रश्न है, आज विज्ञान का दुरुपयोग किस रूप में हमारे सामने आ रहा है? मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। यहाँ पर आप जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप आप ऐसे भी याद करते हैं। ऐसे के आधार पर भी आप लिख सकते हैं कि विज्ञान वरदान के रूप में कैसे है और अभिशाप के रूप में कैसे हो सकता है। विज्ञान का कोई भी आविष्कार होता है तो उसका हम सकारात्मक रूप में प्रयोग करते हैं तो वो वरदान होता है, और यदि उसी का हम नकारात्मक रूप में प्रयोग करते हैं तो वो अभिशाप भी हो सकता है। कि एक चाकू का प्रयोग सब्जी काटने के लिए भी हो सकता है और एक चाकू का प्रयोग किसी की हत्या के लिए भी हो सकता है। आप इसमें अपने तरफ से कोई भी विचार इसमें लिख सकते हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक प्रयोग किस प्रकार से हो सकता है। प्रश्न संख्या 7, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के कथ्य पर प्रकाश डालिए। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ का उद्देश्य, मूल भाव या पाठ के संदर्भ में लेखक क्या कहना चाहते हैं, इस टाइप से अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसे इस रूप में लिख सकते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञेय जी का एक प्रसिद्ध निबंध है जो उन्होंने एक समय में हिंदी में छिड़ी इस चर्चा में भाग लेने के लिए लिखा था कि लेखक क्यों लिखता है। लेखक ने इसी चर्चा पर अपने विचार रखते हुए निबंध में बताया है कि लेखक की भीतरी विवशता ही उसे लिखने के लिए मजबूर करती है और लिखकर ही लेखक उससे मुक्त हो जाता है। प्रत्यक्ष अनुभव जब अनुभूति का रूप धारण करता है तभी रचना पैदा होती है। अनुभव के बिना अनुभूति नहीं होती, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि हर अनुभव
अनुभूति बने। मतलब हम जिस भी चीज़ का अनुभव ले रहे हैं, आवश्यक नहीं कि वो अनुभूति के रूप में परिवर्तित हो। लेखक ने अपने द्वारा रचित हिरोशिमा कविता की रचना का उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया है कि अनुभव जब भाव जगत और संवेदना का हिस्सा बनता है, तभी वह कलात्मक अनुभूति में रूपांतरित होता है। यहीं पर हमारा सैंपल पेपर खत्म होता है। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको सैंपल पेपर के अपडेट्स मिलते रहें, ताकि आपका एक भी सैंपल पेपर मिस ना हो पाए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।